तो देखिए, सीआरपीसी की कहानी में आज हम लोग एपिसोड 6 की ओर बढ़ रहे हैं। इस सीआरपीसी की कहानी का उद्देश्य है पूरे भारत को अपराध प्रक्रिया की विधि को समझाना, साधारण सरल भाषा में उनको बताना कि अपराध प्रक्रिया बहुत ही जटिल नहीं है, सरल है और सब कोई इसको समझ सकते हैं। और जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ी सहूलियत रहेगी। जब भी आपका किसी ऐसे मामले में लॉ की जानकारी की ज़रूरत होगी तो आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या हमें रिलीफ मांगनी है, क्या करना है, ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। तो अभी तक मैंने अपराधों का वर्गीकरण आपको बता दिया, हमने कोर्ट्स इत्यादि के बारे में बता दिए, आप पुलिस के बारे में भी थोड़ी मोड़ी जानकारी आपको मिल गई है, लेकिन मैं फिर भी संक्षेप में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, जो ये अपराध की प्रक्रिया की विधि है, इसमें कोर्ट जज के तौर पे होता है, एक ओर आपका प्रोसिक्यूशन होता है और दूसरी ओर आपका डिफेंस होता है। प्रोसिक्यूटर्स चुने जाते हैं, आप सुने होंगे पीपी, स्पेशल पीपी, ऐसे पीपी बनाए जाते हैं। और डिफेंस काउंसिल, जो एक्यूज्ड का काउंसिल होता है, वकील होता है, उसको कहते हैं डिफेंस के वकील, प्रोसिक्यूशन। अब ये जो कोर्ट बनते हैं, ये तो मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि साहब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं सबसे ऊपर, जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक एडीजे होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसको वही पावर होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज को होता है। उससे नीचे असिस्टेंट सेशन जज, हालांकि असिस्टेंट सेशन जज का पद जनरली नहीं बनाया जाता है। उसके बाद क्रिमिनल मैजिस्ट्रेसी जो किसी जिले में होती है, उसमें सीजेएम, और यदि मेट्रोपॉलिटन एरिया हो तो सीएमएम उसका प्रधान होता है। उसके नीचे जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसकी शक्ति के बारे में मैंने कल चर्चा की थी, बताया था आपको 3 साल की सज़ा देने की शक्ति है उसकी, और वो 10,000 रुपये का जुर्माना भी आरोपित कर सकता है। और उसके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको 1 साल की सज़ा देने का अधिकार है और 5,000 रुपये का जुर्माना वो आरोपित कर सकता है। तो इस तरह से आपने समझा था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास, उसके बाद सीजेएम, उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज, उसके बाद एडीजे एंड देन डीजे। ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का क्लासिफिकेशन है, उसमें कोर्ट्स का ये क्रम है। मैंने शक्ति के बारे में बताया ही था आपको। तो कोर्ट को आपने समझ लिया। अब आप यदि प्रोसिक्यूटर की बात करें तो हमारे इस अपराध प्रक्रिया की विधि में प्रोसिक्यूटर्स भी नियुक्त किए जाते हैं। यदि आप विधि के छात्र हैं तो जानते होंगे, धारा 24, 25 इत्यादि में इसकी व्याख्या है। यदि आप लॉ के विद्यार्थी नहीं हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि प्रोसिक्यूटर का काम होता है किसी अपराधी को प्रोसिक्यूट करना। यानी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करके उसके पास रिपोर्ट देती है या उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट होता है, वादी की तरफ से, परिवादी की तरफ से, परिवादी कहते हैं, वादी तो हम सिविल लॉ में कहते हैं, तो उस कंप्लेंट के आधार पर प्रोसिक्यूशन जो है किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करता है, जिस पर चार्ज लगा होता है, वो प्रोसिक्यूट करता है। तब उसका कैसे नियुक्ति होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो चूंकि ये अधिकारी सरकार के होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्तियां सरकार द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए अपने एपीपी, पीपी चुनती है। ऑब्वियसली चूंकि हाई कोर्ट के मामले गंभीर होंगे, बड़े होंगे, तो वहाँ ज़रूरत बड़े अधिकारी की होगी, तो वहाँ पीपी काम करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपी के नियुक्ति का एक आधार है, एक योग्यता है, जिसमें उसको 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी वो नियुक्त किया जाएगा। पीपी, एपीपी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और स्पेशल पीपी के लिए 10 साल। तो फिर देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई, 1 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल। कहीं कहीं एपीपी के लिए योग्यता तय की जाती है राज्य सरकार द्वारा, जिसमें 3 साल या 1 साल लिख दिया जाता है। आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी, और ये धारा 24 और धारा 25 में वर्णित भी है। लेकिन जो लोग लॉ के विद्यार्थी नहीं, उनको ये जानने की जरूरत नहीं है कौन सी धारा में क्या लिखा है। बस इतना ही जाने कि एपीपी होता है जो सबसे नीचे है, उसके ऊपर पीपी है, फिर स्पेशल पीपी है जो स्पेशल पर्पस के लिए चुना जाता है। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं, या जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा भी चुने जाते हैं।
अब ये पीपी करता क्या है, तो ये पुलिस के द्वारा दिए गए रिपोर्ट और कंप्लेंट के आधार पर प्रोसिक्यूशन करता है अपराधी का और अपराध का न्यायालय के समक्ष, यानी वो राज्य का पक्ष रखता है, वो राज्य का पक्ष रखता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो डिफेंस होता है। अब जब पीपी को आप समझ लिए, पीपी के बारे में जान लिए, तो अगला सवाल आता है कि और कौन से अधिकारी होते हैं जो इस क्रिमिनल लॉ में काम करते हैं, तो पुलिस होती है। पुलिस की हायरार्की आप जानने की ज़रूरत नहीं है सीआरपीसी में, बट आप साधारण तौर पे जाने कि एफआईआर आप एसएचओ को देते हैं और एसएचओ नहीं होता है तो कोई और अधिकारी एफआईआर लिखेगा, लेकिन एफआईआर एसएचओ को दिखाया जाएगा और एसएचओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, उसको ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं। सीआरपीसी में उसके पास बहुत पावर है, यानी सारे काम थाने के एसएचओ के द्वारा ही होंगे या उसके निर्देश पर किए जाएंगे, जिसको आप थाना इंचार्ज भी कहते हैं, बड़ा बाबू भी कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं, ऑफिसर इंचार्ज भी कहते हैं, बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं उनके। जनरल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को हम लोग एसएचओ बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे एसएचओ के ऊपर आप जानते ही होंगे डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है। जब एसएचओ नहीं लिखेगा एफआईआर तो हम एसपी के पास जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा बड़ा अहम कि जब कोई अपराध होगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो जब भी अपराध होता है साधारणतः हम लोग पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाएंगे, आप एसएचओ को रिपोर्ट करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे सीआरपीसी में लिखी है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय अपराध होगा, तो आप उसके लिए एफआईआर लिखवा सकते हैं पुलिस के पास, और गैर संज्ञेय अपराध होगा तो आप एनसीआर लिखवा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं एक साधारण व्यक्ति, मुझे कैसे पता ये संज्ञेय अपराध है गैर संज्ञेय अपराध है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जाएंगे और सूचना देंगे पुलिस को। ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो देखे कि ये संज्ञेय है या गैर संज्ञेय है। यदि ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल जिसको कहते हैं, तो पुलिस एफआईआर लिखेगी। गैर संज्ञेय अपराध है तो एनसीआर लिखेगी। अब आपने जाके पुलिस को कहा कि साहब किसी ने किसी को छुरा मार दिया और उसको बहुत चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है, तो पुलिस को समझना होगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, घोर उपहति हुई है, यानी ग्रीवस हर्ट हुआ है। वो जो भी धारा होगी संबंधित, उसके तहत उस पर कार्रवाई करेगा, उसके तहत उस पर एफआईआर दर्ज करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा। मान लीजिए आप एसएचओ के पास गए और एसएचओ ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, आपका रिपोर्ट नहीं लिखा, आपने स्टेटमेंट दिया, वो नहीं लिख रहा है, क्या करेंगे आप? तो आप जाएंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। मान लीजिए इत्तेफाक से जिले के कप्तान ने, पुलिस कप्तान ने भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो आप क्या करेंगे? तो आप जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास और मैजिस्ट्रेट से आप गुहार लगाएंगे कि साहब मैं पुलिस के पास गया था, पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत आदेश जारी करेगा कि पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करे। अब मैं आपको यहां बता दूं कि जैसे ही मैजिस्ट्रेट ये आदेश जारी करेगा कि पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करे, तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी होगी, क्योंकि बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। तो पुलिस को एफआईआर करना पड़ेगा। अब इसी संदर्भ में एक और सवाल आता है कि मान लीजिए आप गए और आपने अपराध की सूचना एसएचओ को दे दी। एसएचओ कहता है कि साहब हम नहीं लिखेंगे इस सूचना को। तो आप पूछेंगे क्या एसएचओ को यह अधिकार है, थाना इंचार्ज को यह अधिकार है कि वो हमारी रिपोर्ट संज्ञेय अपराध होने के बावजूद भी ना लिखे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी में यही व्यवस्था है कि जब भी उसको इस प्रकार की संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाएगी तो उसको एफआईआर लिखना होगा। ये सबको बता रहा हूँ, पूरा भारत जान ले, उसको एफआईआर लिखना होगा। एसएचओ को सीआरपीसी में या विधि में कोई डिस्क्रेशन नहीं है जिसके तहत वो कह सके कि मैं एफआईआर नहीं लिखता। ही इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर, उसको लिखना ही पड़ेगा। और इस पर तो ललिता कुमारी का एक केस आया जिसमें संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ उस पीठ को कहते हैं जहाँ 5 जजेज का बेंच होता है, उन्होंने लॉ को स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि एफआईआर लिखने में पुलिस का कोई डिस्क्रेशन नहीं होगा, एसएचओ का कोई डिस्क्रेशन नहीं होगा।
उसको लिखना ही होगा। और मैं आपको बताऊं, यदि आपने सीआरपीसी कभी पढ़ी है या जानते हैं, मैं आपको अभी सीआरपीसी का ना वो धारा देख करके पढ़ करके सुनाऊंगा। यदि आपने कभी सीआरपीसी पढ़ा हो तो लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन, यानी हर सूचना जो कि संज्ञेय अपराध से संबंधित है, या तो मौखिक या लिखित, जब भी ऑफिसर इंचार्ज को दिया जाएगा तो वो उसको लिखित करेगा और सूचना देने वाले को बताएगा और उसके द्वारा साइन कराएगा और वो सब्सटेंस को अपने एफआईआर बुक में लिखेगा। तो लिखा है शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, उसको लिखना होगा, एंड शैल बी इंटर्ड इन बुक। तो शैल शब्द का प्रयोग है, यानी कि उसको कोई डिस्क्रेशन आपने इसमें नहीं दिया है। तो यदि किसी को कोई भ्रम है तो वो जान ले अच्छे से कि जब भी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस को एफआईआर लिखना ही होगा। और लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन, यानी हर सूचना जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है वो उसको लिखना है। आप मौखिक भी सूचना दे सकते हैं, लिखित भी दे सकते हैं। जब लिखा जाएगा तो आपके द्वारा साइन कराया जाएगा, चूंकि आपने सूचना दी है। अब देखिए, आपने एफआईआर कर दिया, अब सवाल उठता क्या, एफआईआर की कॉपी आपको मिलनी चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था सीआरपीसी में है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी, यानी मुफ्त में आपको कॉपी एफआईआर की दी जाएगी। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है और पुलिस का कर्तव्य है कि वो आपको ये सूचना। अच्छा, मान लीजिए ललिता कुमारी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कहीं कहीं हो सकता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, यानी विवाह में कोई झगड़ा है या कोई घरेलू मामला है या कोई वाणिज्य व्यापार का मामला है जिसमें अपराध नहीं है लेकिन लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी जल्द से जल्द करनी होगी 7 दिनों के अंदर, और उसको उसमें भी अपनी सूचना लिखनी होगी, उसको बताना होगा कि साहब हमने लिख लिया। अब एक और सवाल उठता है कि देखिए एफआईआर हमने कर दिया, हमें कॉपी भी मिल गई, अब इसके आगे क्या होगा? तो देखिए यदि एफआईआर है तब तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। 157 सीआरपीसी में ऐसा लिखा है, पुलिस स्पॉट पे जाएगी, विटनेस से पूछताछ करेगी, अपराधी को पकड़ भी सकती है जो उसको लगता है, प्रॉपर्टी की रिकवरी करेगी या वेपन का रिकवरी होगा, ये सारी कार्रवाई होगी। लेकिन यदि एनसीआर है यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, यानी गैर संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है, तो उसमें पुलिस अपने आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। उसमें पुलिस आपसे कहेगी या तो आप चले जाओ मैजिस्ट्रेट साहब के पास, या मैं जाकर के मैजिस्ट्रेट साहब से ये आदेश ले आता हूं कि इसमें मुझे आगे की कार्रवाई करनी है, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऐसी व्यवस्था 155 सीआरपीसी में लिखी है। कभी कभी ऐसा भी केस आएगा जिसमें कि हो सकता है कि संज्ञेय अपराध गैर संज्ञेय अपराध मिश्रित हो, तब क्या करेगी पुलिस? तो उस परिस्थिति में पुलिस को फिर से एफआईआर लिखना होगा, क्योंकि गैर संज्ञेय अपराध भी है और संज्ञेय अपराध भी है। तो इसको हम लोग कॉग्निजेबल केस का नाम देते हैं। जब आप 154 सीआरपीसी पढ़ते हैं, जो लोग सर्वसाधारण की भाषा में समझना चाहते हैं उनको बैरक देखने की और सीआरपीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुने और कार्रवाई को समझें। लेकिन जो विधि के छात्र हैं या कोई वकील हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जाके धाराओं का अध्ययन करें। तो 155 में ये तो लिख दिया कि एनसीआर लिखा जाएगा और फिर मैजिस्ट्रेट से आदेश लिया जाएगा, तब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन जहां दोनों संज्ञेय गैर संज्ञेय अपराध हैं वहां क्या होगा? तो वहां भी आपको मैं बता दूं, वैसे केस को हम लोग कॉग्निजेबल केस ट्रीट करते हैं, और कॉग्निजेबल केस में फिर वही कार्रवाई होगी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। और आप यदि देखेंगे ध्यान से तो 154 धारा जो सीआरपीसी के जिसमें एफआईआर लिखा जाता है, उसमें लिखा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, उसकी जो हेडिंग है उसमें लिखा है, अंदर में कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है। तो देखिए केबी के सुंदरम ने जब इस सीआरपीसी की रचना की तो उनको ये पता था कि ऐसी स्थितियां भी आएगी। 155(4) में भी इसका उल्लेख है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यदि गैर संज्ञेय अपराध है तो उस केस में भी एफआईआर लिखा जाएगा, और प्रक्रिया वही होगी जो एफआईआर में होती है। एफआईआर की प्रक्रिया बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ होता है। एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं।
तो देखिए इस एफआईआर की चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे क्योंकि एफआईआर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है, मैं कल फिर और प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन फिर आपसे ये आग्रह करूंगा, सबसे कहूंगा, पूरे भारत को ये लॉ पढ़ाना है, सिखाना है, क्योंकि जब तक भारत इसको नहीं समझेगा, अपने अधिकार को नहीं समझेगा, तब तक वो पुलिस प्रताड़ना का शिकार होगा और वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, थाने में जाने से डरेगा। मैं चाहता हूं कि आप निर्भीक हों, निडर हों और अपने अधिकारों का प्रयोग करें और जानें कि एफआईआर आपका राइट है और एफआईआर की कॉपी भी आपकी राइट है और उसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। कई जगह ऐसी भी हो जाती है भ्रांति कि भाई एफआईआर के लिए पैसे भी मांगते हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। और यदि एफआईआर वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस का हो तो उसमें क्या होगा, कौन एफआईआर दर्ज करेगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसमें क्या प्रक्रिया होगी, सीआरपीसी में हम आगे इसकी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन समझने के लिए, सबको बताने के लिए मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। नाउ लॉ पाठशाला और अंग्रेजी में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का भी यूट्यूब चैनल है, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से। हम हिंदी में बच्चों को पढ़ाने भी जा रहे हैं विधि। 10 मई से कार्यशाला शुरू हो जाएगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो बच्चे आश्वस्त नहीं हैं या उनको कोई शक सवाल है, वो 10 मई से हमें बिना दाखिला लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप आइए, समझिए, लॉ को पढ़ने का एक नया तरीका, एक नया तरकीब, एक नई तकनीक, एक नया तौर तरीका, जिससे आपको मिलेगा सफलता। धन्यवाद।